हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टॉक। जैसा कि आप देख रहे हैं ये वीडियो, जैसे कि आपने क्लिक किया है थंबनेल से पता चला कि ये घटना चक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी में पूछे गए हैं, जो कि सिर्फ बीपीएससी में नहीं आपके और भी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उस सब में काम आएंगे, क्योंकि जीके तो हर जगह सेम होता है। ठीक है। और हाँ, अगर जो हम मेरे सब्सक्राइबर हैं जो अभी तक वेट कर रहे थे कि मैं इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं बना रही, तो हाँ, मैं कुछ ज़रूरी काम में बिजी हो गई थी इसलिए वीडियो नहीं आया, सॉरी फॉर दैट। बट अब से मैं ट्राई करूँगी कि वीडियो आपका रेगुलर बेसिस पे डलता रहे। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैंने प्राचीन भारत ख़त्म कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो, हिस्ट्री चल रहा है तो प्राचीन भारत नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है। आज स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत का इतिहास। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ये सब क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है। रिपीटेड है, देखिए कितने बार बीपीएससी में पूछा गया। ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। अब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 से 10 इसका शासनकाल था। ठीक है। ये तुर्क जनजाति का था। बचपन में इससे नीसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। ठीक है। काजी ने उसके उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था। ठीक है। जिसके कारण उसको क्या कहने जाने लगा? कुरान खां। कुरान का पाठ करने वालों को कुरान खां कहते हैं। बाद में वो नीसापुर से गजनी लाया गया, जहाँ उसे गौरी ने यानी मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन, ईमानदारी के बल पर शीघ्र ऐबक ने गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गौरी ने उसे अमीर आखुर, किसकी उपाधि दी? अमीर आखुर की उपाधि दी और यहाँ से उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। देखिए एक और क्वेश्चन इससे निकलता है, वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था, उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। गौरी को मृत्यु के बाद लाहौर में नागरिकों द्वारा आमंत्रित करने पर वहां पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में लिया। यद्यपि उसने अपना राज्याभिषेक गौरी की मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 में किया था। किसके? गौरी के मृत्यु के 3 माह पश्चात, 3 महीने बाद 1206 में किया। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बीपीएससी में, आता है एग्जाम्स में कि किसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की या किसने की। ठीक है। तो ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, उसने केवल मलिक एवं सिपह सरार की उपाधि धारण की थी। ओके। गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन द्वारा मुक्ति प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिल गई थी। ठीक है। तो 1208 में वो गुलामी से मुक्ति पा लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी आपका, तो ये लाहौर थी। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये क्या था? मस्जिद था। ठीक है। देखिए वो सेम है। फरिश्ता ने लिखा था, ये लाइन देख लीजिए। फरिश्ता ने लिखा था, यदि व्यक्ति किसी भी दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान खां भी थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। तत्कालीन विद्वान हसन निज़ामी और फ़क्र ए मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। हसन निज़ामी ने ताज उल मासिर की रचना की। किसकी रचना की? ताज उल मासिर। ऐबक की दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कराया, जिसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है। और रेनोवेट बाद में कौन करवाया था? फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो किसको प्रदान किया था? ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। गौरी के विजय के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अख्ता प्रथा स्थापित हो गई थी। गौर के मोहम्मद शाम, ठीक है, मोहम्मद शाम, देखिए मोहम्मद गौरी का ही नाम है मोहम्मद शाम, ध्यान रखिएगा, ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 में हांसी अख्ता या इक्ता प्रथा प्रदान किया। 1192 में तराइन का जो युद्ध हुआ सेकंड वाला, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके कार्यों से प्रसन्न होकर गौरी ने उसे क्रमशः कोहराम और समाना का प्रशासक नियुक्त किया। कहाँ का? कोहराम और समाना का प्रशासक नियुक्त किया।
किसमें, तराइन का द्वितीय युद्ध में उसका साथ दिया, इसलिए वसुधा 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला था। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। ठीक है, देखिए एक्सप्रेशन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। डायरेक्ट आप क्वेश्चंस को देखिएगा तो सिर्फ क्वेश्चंस ही आपके ध्यान में रहेगा, उससे रिलेटेड फैक्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, तो ये था आपका बख्तियार खिलजी। मोहम्मद कुली का एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1210 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की। ठीक है, कब किया, बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 के बीच में बिहार की विजय की। ठीक है, तथा नालंदा और विक्रमशिला बिहार को तहस नहस किया कर राजधानी ओदनपुरी पर कब्जा किया। किस पे कब्जा किया, ओदनपुरी पर। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने, उसने 1202 से 3 के आसपास बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक कौन था, लक्ष्मण सेन था। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ आपका कई एग्जाम में कि जब बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया 1202-3 में, तो उस टाइम वहाँ का शासक कौन था, तो ये था आपका लक्ष्मण सेन। ठीक है, वो बिना युद्ध के ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ली, वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिन्हाज उद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात-ए-नासरी में बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किसमें वर्णन है। और ये एक और पॉइंट है, आप देख लीजिए, मिन्हाज उस सिराज, ठीक है, ये पर्शियन इतिहासकार है। मिन्हाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात-ए-नासरी में बिहार का वर्णन किया है, जो बख्तियार खिलजी उस पर आक्रमण किया था उसका वर्णन किया। ओके, बिहार द्वारा बख्तियार खिलजी के हमले पर पहला विवरण प्राप्त हुआ था, तो ये आपका किससे होता है, तबकात-ए-नासरी से। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था, यानी उसको तहस नहस किया था बख्तियार खिलजी। ठीक है, हम लोग अभी देख चुके हैं एक्सप्लेनेशन। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किससे नियुक्त किया था, तो ये किया था मलिक जानी को। ठीक है, मलिक जानी याद रखिएगा, मलिक जानी को। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं रार पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़िया में तेलियागरी के समीप हिसामुद्दीन एवज को पराजित किया। एवज ने इल्तुतमिश को अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवज के स्थान पर मलिक जानी, ठीक है, मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका बलबन। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता था। ठीक है, बलबन के अनुसार क्या था, सुल्तान पृथ्वी का प्रतिनिधि होता था, जिससे क्या कहते थे, नियाबत ए खुदाई, और इसके स्थान पर पैगंबर के पश्चात था। उसका स्थान क्या था, पैगंबर के बाद। राजा जिले अल्लाह या जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। ठीक है, प्रतिबिंब यानी उसकी परछाई है। ओके, उसके पुत्र बुगरा खां से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बलबन ने अपनाई थी। बलबन के विषय में कहा गया कि उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। बलबन ने राजत्व सिद्धांत की 2 मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। ठीक है, अभी हमने देखा सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। ठीक है, उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था और उसका स्थान पैगंबर के बाद आता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया तो वो शरीयत के नियमों को आदेशों को पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था, तो ये कहा था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करने वाला पहला सुल्तान कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयोग समझता हूँ
उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपट के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया था। ठीक है, मतलब जो उसका ये बलबन का ये था उसी को पुनः जीवित किया था अलाउद्दीन। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा था। ठीक है, क्या करता था वो खलीफा का अनुमति लेना जरूरी नहीं समझता था, खुद से डिसीजन लेता था। इसलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। उसने अपने आप को यामीन उस खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनीन को बताया। ठीक है, इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप यानी इंटरफेरेंस नहीं करने दिया। ठीक है, अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से भी मुक्त रहा था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो ये जफर खां की हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मौत हुई थी? जफर खां की। ठीक है, अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना को दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि उसी रात को 30 कोस पीछे छूट गए और वापस चले गए। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था? जफर खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? तो ये था राणा रतन सिंह। ओके, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। तो रानी पद्मिनी का नाम कौन था? राणा रतन सिंह। अगर आपने पद्मावत देखा होगा तो उससे भी पता होगा। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। ठीक है, एक और देखिए इसे क्वेश्चन बनता है, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है पद्मावत। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदरी और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था। उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान में तथा पद्मिनी की तुलना सैबा से की थी। सभ्यता इस आधार को मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 ईस्वी अर्थात 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1360 में क्या हुआ? अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेज दी। ठीक है, जब वो नहीं किया ऐसा, जब जो देने का ये वादा किया था तो वो नहीं आय नहीं देने जो दिया तो नहीं दिया, तो क्या किया? अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। फाइनली उसको हार मानना पड़ा। किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में ही हुई है। अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इदारत, पेंशन और वक्फ यानी धर्मार्थ प्राप्त हुए भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। खालसा भूमि या खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आज हम 20 तक ही क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, फिर मैं कोशिश करूँगी कल नहीं तो एक दिन गैप करके वीडियो डाल दूँ। ओके, अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ था। ठीक है, ये कहाँ है आपका? तो कुतुब मीनार के निकट है आपका। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर द्वारा हुआ था। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसके चारों तरफ दीवारों पर एक मेहराबदार प्रवेश द्वार है। ठीक है, और ये अलाई दरवाज़ा आपका कुतुब मीनार का कौन सा? साउथ वेस्ट दरवाज़ा है। ठीक है, ये भी फैक्ट ध्यान रखिएगा। कैसा दरवाज़ा? कौन सा? साउथ वेस्ट है। ठीक है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? तो ये आपका है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहर का निर्माण किया था। और जो अगर सबसे पहला पूछेगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है,
फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने का कारण प्रसिद्ध है। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक उरेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक-ए-सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला था। ठीक है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। हक-ए-सर्ब क्या है? सिंचाई कर है। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हक-ए-सर्ब किस टाइप का कर था? तो ये सिंचाई कर था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग 1/10 भाग सरकार को देते थे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो ये एक था खैराती अस्पताल, चैरिटी हॉस्पिटल था। ठीक है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। मतलब जो राज्य का जो खर्च होता था उसी पे हज की व्यवस्था करता था, और ये करने वाला पहला शासक था दिल्ली का, फिरोज शाह तुगलक। उसने दार उल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की और उसमें कुशल हकीम रखे। हकीम मतलब डॉक्टर्स। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो ये किसने था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य के नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो उसके लिए थैंक यू, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है स्टडी डॉल, और अपने दोस्तों के साथ भी प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू।